नमस्कार दोस्तों। सोचिए कि पति और पत्नी के बीच में विवाद और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। और पति सोचता है कि चलो मैं अपनी पत्नी को कुछ पैसे हर महीने देता रहता हूं, इससे कोर्ट में मेरी एक अच्छी इमेज बनेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा करना समझदारी है, या फिर आप अपनी जेब से लाखों रुपए देकर भी कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने पत्नी का खर्च भी उठाया था? दोस्तों, और क्या मेंटेनेंस का केस लगने से पहले पत्नी को पैसे देना आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? दोस्तों, अगर पत्नी को पैसे देने ही हैं, तो फिर किस तरीके से देने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम कानून, कोर्ट के फैसलों और प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर इस पूरे मुद्दे को बड़ी ही आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप कानून, कोर्ट, मेंटेनेंस और फैमिली लॉ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। सबसे पहले यह समझना हमारे लिए जरूरी है कि भारत में पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार कई कानूनों के तहत दिया गया है, जैसे कि सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 125 था। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर अभी तक कोर्ट ने कोई भी मेंटेनेंस पे करने का आदेश नहीं दिया है, फिर भी पति अपनी पत्नी को पैसे देता है, तो क्या यह सही है? इसका जवाब पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे आपके द्वारा किस तरीके से दिए जा रहे हैं। मान लीजिए पति हर महीने पत्नी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहा था, जैसे कि गूगल पे के थ्रू, फोन पे, यूपीआई, एनईएफटी या फिर बैंक ट्रांसफर के जरिए रकम जो है वह भेजी जा रही थी और उसके पास हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। और ऐसी ही स्थिति में जब भविष्य में मेंटेनेंस का मामला कोर्ट में जाएगा, तो पति यह दिखा सकता है कि वह पहले से ही पत्नी का खर्च उठा रहा था। कोर्ट इस बात को एक महत्वपूर्ण परिस्थिति के रूप में देख सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमेशा ध्यान रखें कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है या फिर वह अपनी मर्जी से अपने पति का घर छोड़कर गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में पति को पत्नी की मदद नहीं करनी चाहिए और पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं देती। अगर आपके पास प्रॉपर सबूत हैं, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लेकिन अब वहीं पर दूसरी स्थिति को देखिए। मान लीजिए पति हर महीने नगद पैसे अपनी पत्नी को दे रहा है, कभी 5,000, कभी 10,000 और कभी 20,000 रुपए। लेकिन कोई भी रसीद नहीं है, कोई भी बैंक रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई लिखित में प्रमाण है, कोई मैसेज नहीं, कोई भी व्हाट्सएप चैट भी नहीं है। और कुछ महीनों बाद पत्नी कोर्ट में जाकर कहती है कि मुझे कभी पैसा ही नहीं दिया गया। अब पति कोर्ट में खड़ा होकर ये सोचेगा और ये कहेगा कि मैंने तो वही पैसे दिए थे। लेकिन अब यहाँ सवाल उठेगा कि आपके पास सबूत क्या है? अगर सबूत नहीं, तो केवल मौखिक बयान के आधार पर कोर्ट में बात को साबित करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि मैं तो इंसानियत के नाते पत्नी की मदद कर रहा था, लेकिन बाद में वही व्यक्ति कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाता कि क्या उसने वास्तव में कोई पत्नी को पैसे दिए भी थे या फिर नहीं दिए थे। दोस्तों, अगर पति यह दावा करता है कि उसने पत्नी को पैसे दिए थे, तो उसे कोर्ट में एविडेंस भी दिखाने होंगे। इसीलिए केवल पैसा देना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे देने का रिकॉर्ड होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या मेंटेनेंस का केस लगने से पहले पैसे देने से कोर्ट में क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है? तो कई मामलों में इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इससे यह दिखता है कि पति जो है वह अपनी कानूनी और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा था। वह पत्नी की आर्थिक रूप से सहायता भी करता है। लेकिन यह तभी लाभदायक होता है जब भुगतान जो है वह पारदर्शी तरीके से किया गया हो और पति के पास प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद हो।
अब मान लीजिए पति ने 2 साल तक हर महीने 15,000 रुपए अपनी पत्नी को दिए। कुल मिलाकर लाखों रुपए उसने अपनी पत्नी को दे दिए, लेकिन सब नगद में दिए, कोई भी सबूत नहीं रखा। और जब पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कोर्ट में फाइल किया तो कोर्ट में पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ भी रकम नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में पति की जो परेशानियां हैं वह बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पैसा पहले एक्चुअल में दे दिया गया है उसका कोई भी कानूनी लाभ पति को नहीं मिल पाएगा। यानी कि पैसा भी चला गया और कोई सबूत भी नहीं बचा। इसीलिए यदि पति अपनी पत्नी की आर्थिक मदद करना चाहता है तो हर भुगतान जो है वह बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही करें, और जो ट्रांजैक्शन के विवरण हैं उसको स्पष्ट रूप से लिखें कि यह राशि जो है पत्नी के भरण पोषण या फिर घरेलू खर्च के लिए भेजी जा रही है। इससे भविष्य में कोई भी विवाद होने पर रिकॉर्ड उपलब्ध हमेशा रहता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात को समझिए। कई बार पति यह सोचते हैं कि मैं पहले से पैसे दे रहा हूं, इसीलिए कोर्ट में मेंटेनेंस नहीं लगेगा। यह पूरी तरीके से सोचना सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है वह पत्नी की आय, पति की आय, जीवन स्तर, आवश्यक खर्चे और परिस्थितियों के आधार पर मेंटेनेंस की रकम तय की जाती है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि पहले से जो रकम दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है, तो जो है कोर्ट मेंटेनेंस की राशि को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए केवल पैसा भेज देना भविष्य की पूरी कानूनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं दिलाता। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या पत्नी को मेंटेनेंस ऑर्डर से पहले पैसे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। मेरा कानूनी विश्लेषण यह है कि अगर पत्नी वास्तव में आर्थिक रूप से जरूरतमंद है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसकी सहायता करना कोई गलत काम नहीं है, बल्कि कई मामलों में यह कोर्ट में एक जिम्मेदार व्यवहार की तरह भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, बिना रिकॉर्ड के नकद भुगतान करना अक्सर जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी पत्नी को भुगतान कर रहे हैं तो फिर बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, एनईएफटी या फिर किसी ऐसे माध्यम से करें जिससे कि स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। दोस्तों, याद रखिए, कोर्ट जो है वह भावनाओं से नहीं चलता बल्कि सबूतों के आधार पर चलता है। लेकिन दोस्तों, हर केस के फैक्ट जो हैं वह अलग होते हैं, हर केस की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। इसीलिए आप अपने केस के आधार पर और अपने केस की परिस्थितियों के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि काफी सारे जो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर पत्नी को मेंटेनेंस देना या फिर कोर्ट ऑर्डर से पहले पैसे देना उचित नहीं होता। लेकिन अगर कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अगर आपको पैसे देने ही पड़ रहे हैं अपनी वाइफ को, तो आप यूपीआई या फिर किसी भी नेट बैंकिंग या फिर किसी भी डिजिटल माध्यम से दीजिए, जिससे कि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अपने विवेक का इस्तेमाल भी करें और जैसे भी परिस्थितियां हैं, केस के जैसे भी फैक्ट हैं, उसी के आधार पर अपना निर्णय लें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ऐसी ही लीगल जानकारी चाहिए तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो भी आपने कमेंट किया है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।